जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक। ये न्यू एडिशन का बुक होगा, ऑलरेडी कंप्लीट है पुराना वाला। अभी हम पढ़ रहे हैं जिसमें भारतीय संविधान, ये इसका तीसरा एक्सरसाइज होगा और वीडियो हमारा चौथा होगा। इसमें आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे भारतीय संविधान का कुंजी भी कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इस एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में कई इंपॉर्टेंट लिंक है, उसको ज़रूर विजिट कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सब कुछ लिखा हुआ है कौन से लिंक पे आपको क्या मिलेगा। पहला प्रश्न यह आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की मीन्स नाम से प्रदान किया गया है, उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, तो वो क्या है? प्रस्तावना को। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? आख्या मतलब होता है संज्ञा, ठीक ना? तो वह है प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? वो दिया है प्रस्तावना पर, प्रस्तावना पर। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे एक फिर से समझ लो, संविधान का आत्मा किसे कहा गया? प्रस्तावना को। लेकिन इसी टाइप के प्रश्न में दे देगा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा किसे कहा है, तो आर्टिकल 32 के क में या 32 के अ में लिखा रहा था, ए में 5 रीट जारी किया गया है, रीट जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? मूल अधिकार में संशोधन होता है। उसको भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा है। तो प्रश्न या तो ऐसे आएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। या एक प्रश्न आएगा कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो मूल अधिकार को संशोधन करने के लिए 5 रीट जारी किया गया है, उसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है, जो कहाँ पे है? 32 के क में। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होता है? तो शुरू कहाँ से होता है? हम भारत के लोग, भारत को एक, तो हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी, मतलब भारत की संविधान जो है सारी शक्ति हम भारत के लोग में है। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। प्रस्तावना को याद कर लेना। अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब स्टेट पीसीएस या कुछ से अच्छे की तैयारी कर रहे हो, तो आपको प्रस्तावना पूरा याद रहना चाहिए। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का जो सुप्रीमो होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो प्रत्येक एक टेन्योर के बाद निर्वाचित होता है। यहाँ पे खानदानी परंपरा नहीं चलती है। ओके, इसीलिए कहा जाता है गणतंत्र। मीन्स हमारा अपना कोई नियम है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, मेन है निर्वाचित होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। भारत है एक कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष। ओके, ऑप्शन नंबर ए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। या स्वीकार नहीं करना का मतलब ये है, जैसे कि मान लो आप दिल्ली है, तो ऐसा नहीं कि दिल्ली जो होगा वो सिखों का होगा, या फिर दिल्ली हिंदुओं का होगा, मुस्लिमों का होगा, बौद्धों का होगा। तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ओके, यहाँ पे धर्म किसका है? यहाँ की जनता का है। ओके, तो राज्य का, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, या देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ पे एक बार और क्लियर करें कि संविधान में कई जगह पे राज्य का मतलब देश हो रहा है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं कर लेना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। आगे प्रश्न है हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य में क्या है? कोई निश्चित धर्म नहीं है, कोई निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही होगा। देखो, कुछ स्टूडेंट का कमेंट है कि सर, कोई कहते हैं कि आप स्लो पढ़ा रहे हो, कोई कहते हैं फास्ट पढ़ा रहे हो। देखो, यूट्यूब में सेटिंग है, आप वहाँ पे स्पीड को स्लो फास्ट कर सकते हो। इतना सेटिंग आपके पास है तो आप ये इसका यूज़ करो। आगे प्रश्न है हमारा 8वां। गणतंत्र होता है, गणतंत्र का मतलब क्या है? कि जहाँ पे राजा जो होता है या अध्यक्ष जो होता है मेन, उसका वंशानुगत ना हो, मतलब वो प्रत्येक एक सिम मीन्स एक 5 साल या 6 साल कुछ सर्टेन अवधि के लिए चुना जाए और फिर उसके लिए क्या हो? मतदान हो। यही होता है गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी, मतलब वंशानुगत नहीं हो। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका मतलब वही प्रस्तावना हो गया, में जोड़ा गया था?
उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया था? 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत किस रूप में है? तो वो एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य है। इसको फिर से रिपीट करो, ये सारे वर्ड आपको याद होने चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार, मीन्स प्रस्तावना के अनुसार, भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये एक प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य है। सारे वर्ड याद कर लो, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही आंसर होगा। आगे प्रश्न पे आते हैं। भारत एक गणतंत्र है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो ये कई बार प्रश्न हो गया कि इसका आंसर क्या होगा। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत में क्या होता है? वोटिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। तो हो सकता है यहाँ पे एक प्रश्न आपके मन में ये आ जाए कि अच्छा, जहाँ पे जनता सरकार को चुनती है, अगर ऐसा हर जगह है तो क्या वो गणतंत्र होगा? बिल्कुल गणतंत्र होगा, इसका डिफिनीशन ही यही है। लेकिन नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे सेम ऐसा ही होता कि वहाँ की जनता जो होता है सरकार को चुनती है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टी होती है, बहुत सारे नेता खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। बस वो जो जिम योंग कुम है, बस वही खड़ा होता और सबको उसी को वोट देना होता है। तो गणतंत्र वो देश भी है, पर गणतंत्रता का छूट, मीन्स जो सही मायने में होता है, वो किसको कितना मिला हुआ है उस पर वो वैरी करता है। ओके, आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो अभी मैंने कहा था कि 4 शब्द थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न और एक था धर्मनिरपेक्ष। 4 शब्द थे, इसमें लोक कल्याण नहीं था। ओके, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? इसमें होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान, ये जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ये नीति निर्देशक तत्व में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, भाग 4 में। इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक है, जो आयरलैंड से लिया गया है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की गई है। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बी होगा, जिसके अंतर्गत जो कमजोर वर्ग है उसको रिलीफ दिया जाएगा, कल्याण किया जाएगा। देखो, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो जरूर लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कहीं भी, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जो भी सोशल साइट यूज करते हो वहाँ पे शेयर करो ताकि उनको भी फायदा हो। आगे प्रश्न पे आते हैं 14वां। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, मीन्स भारत को गणराज्य माना जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम यहाँ पे सही है? तो अभी कहते हैं सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र है। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर से रिपीट कर लो, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न है हमारा, जिसको हम प्रभुत्व संपन्न कहते हैं, वही हुआ। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र है हमारा। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या होता है? सेकुलर मतलब वही हुआ धर्मनिरपेक्ष। ओके, तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। इसको 2 टर्म में समझो। एक तो हो गया कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, तो धर्म कहाँ होगा? सभी नागरिकों का अपना धर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, और यानी तो दूसरा लिखा रहता कि यहाँ पे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। तो दोनों में से जो आपके ऑप्शन में होगा उस पर टिक कर सकते हो। अगर ऑप्शन में दोनों होगा तो दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा। तब इस फॉर्म में ऐसा लिखा रहेगा कि 1 2 1 ऐसा सही होगा, तो दोनों को सही कर देना। आगे प्रश्न है, शब्द धर्मनिरपेक्ष मीन सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे एक सही है कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर ये जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, और 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका मतलब होता है कि संविधान का निर्माण जो है भारत की जनता के द्वारा हुआ है। ओके, भारत की जनता के द्वारा हुआ है और सारी शक्ति जो है वो भारत की जनता में ही एग्जिस्ट करती है। हालांकि संविधान में है पर भारत की जनता ने ही संविधान बनाया है, तो किस में एग्जिस्ट करेगा? भारत की जनता में। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? सारे शब्द का अर्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सामाजिक न्याय, समाजवाद का अर्थ क्या हुआ? सबको न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनवारा है, यहाँ से समवर्ती सूची लिया गया है। याद रखो सूची 3 प्रकार का होता है, 1 2 3। पहला सूची होता है केंद्र सूची, ओके, केंद्र सूची, और एक होता है राज्य सूची। मीन्स कोई भी जो नियम होगा या तो वो राज्य के अधीन होगा या नहीं तो केंद्र के अधीन होगा, और जो कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब दोनों में आ जाता है, जो केंद्र और राज्य दोनों में आ जाता है, उसको हम कहते हैं समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, तो ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रश्न आपसे ऐसे भी आ सकता है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? तो 3 सूचियाँ हैं। कौन कौन सा? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शिक्षा का अधिकार किस में है? समवर्ती सूची में है। भू राजस्व किस में है? केंद्र सूची में है, सॉरी राज्य सूची में है। ओके, तो ऐसे प्रश्न आपको बनेगा। इनकम टैक्स किस में आता है? केंद्र सूची में आता है। तो ये जब आप अर्थशास्त्र में टैक्स पढ़ेंगे तब आपको आएगा ये सब प्रश्न, यानी तो सूची पढ़ेंगे संविधान में ही होगा तब आपको ये सब प्रश्न आएगा, तो अब वहाँ पे इसको और क्लियर किया जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा 21 नंबर, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से प्रारंभ होती है? तो हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग से शुरू होता है। इसका मतलब हुआ लौकिक सार्वभौमिकता है, मतलब लोगों को यहाँ पे प्रधान माना गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति जो 1912 में हुआ था, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है इसमें, जबकि फ्रांसीसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति और अमेरिकी क्रांति का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इस पर झलकता है। ये सब रिपीट कर लो, याद कर लो। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789, फ्रांसीसी क्रांति 1789। बोल्शेविक क्रांति 1917, बोल्शेविक क्रांति 1917। अमेरिका का क्रांति 1776, अमेरिका का क्रांति 1776। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ओके, लेकिन आंसर क्या होगा यहाँ पे सही कि चीन का क्रांति से प्रस्तावना कोई संबंध नहीं रखता है। 24वां नंबर प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ये दिया गया है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, प्रस्तावना में इसमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो गुटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था, जबकि धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, एकता और अखंडता जोड़ा गया था। फिर से रिपीट कर लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, एकता और अखंडता जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही होता, गुटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो प्रस्तावना से संबंधित जो संविधान संशोधन है वो 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में हुआ था। तो ओनली ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। इसको हम यहाँ एंड करते हैं इस सेशन को। अभी तक मैंने 27 प्रश्न कंप्लीट किया है और अप्रॉक्स 27 प्रश्न बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।